Hello students, I am Raman Sethi and we are studying chapter number 13 of 8th class science, that is sound. Our today's topic is we hear sound through our ears, कि हम अपने कानों से सुनते हैं तो हमारे ears की वर्किंग क्या होगी, कैसे ईयर के अंदर क्या कुछ होता है, तो वो चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. द शेप ऑफ आवर पार्ट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल, कि हमारे ईयर के आउटर पार्ट की जो शेप है वो एक फनल की तरह होती है. फनल मतलब एक कीप की तरह होती है. तो जिस तरह से कीप होती है जिसका आगे से माउथ जो है वो ज़्यादा ओपन होता है और पीछे से नैरो ट्यूब होती है, तो उसी तरह से हमारे ईयर की जो आउटर पार्ट है वो बाहर से जो हमें नज़र आता है जो पोर्शन वो ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा वाइड है, लेकिन अंदर एक पतली ट्यूब है. तो मतलब एक फनल की शेप में हमारा आउटर पार्ट है. तो व्हेन साउंड एंटर्स इन इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एंड एट द एंड ऑफ द विच ए थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली, इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम. कि जब साउंड हमारे ईयर में एंटर करता है, फनल के अंदर एंटर करता है, तो उसके बाद वो एक पतली ट्यूब जो होती है जिसको हम ईयर कैनाल बोल लेते हैं या ऑडिटरी कैनाल बोल देते हैं, उस कैनाल के रास्ते से एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन के पास जाता है जो कि स्ट्रेच करके टाइटली लगी होती है हमारे अंदर की तरफ ईयर के अंदर. उस टाइटली स्ट्रेच्ड थिन मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? ईयर ड्रम बोला जाता है. ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा. तो इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. तो वो जो ईयर ड्रम है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. तो ईयर ड्रम कैसे काम करता है उस चीज़ को समझने के लिए हमें एक ईयर ड्रम का मॉडल बनाने के लिए बोला एक्टिविटी नंबर 13.10 में. तो वो देखते हैं कैसे काम करेगी. देखो हमने क्या करना है कि एक टिन कैन लेना है, मेटल का बना हुआ कैन लेना है. उसके ऊपर और नीचे दोनों साइडों को उसको एंड पॉइंट्स को काट देना है. हमने काट कर उसके एक साइड पर हमने रबड़ का बैलून काट कर एक पतली मेम्ब्रेन बनाकर उसके ऊपर इसके एक एंड पे लगाना है और उसको टाइट करने के लिए, बांधने के लिए उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा के हमने इसको टाइट कर दिया. अब उस रबड़ बैंड जो हमने जो बैलून, रबड़ का बैलून लगाया था हमने, उस बैलून के ऊपर हमने क्या करना है, कुछ ग्रेन्स के दाने डाल के रखने हैं, ग्रेन्स डाल कर रखने हैं सीरियल्स की. और नीचे वाली साइड से जो ओपन साइड है उस साइड से हमने अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो उसमें कुछ चिल्लाए, कुछ बोले, जैसे कि उसने हुर्रे हुर्रे की आवाज़ें निकाली. तो जैसे ही वो कुछ भी साउंड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आपको क्या नज़र आएगा कि ऊपर वाली साइड पर जहाँ पर अपने ग्रेन्स के दाने रखे थे वो ग्रेन्स के दाने जंप करने शुरू कर देंगे अप एंड डाउन. तो वो ग्रेन्स जब जंप करेंगे अप एंड डाउन तो उससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी ये जो बैलून है रबड़ का वो वाइब्रेट कर रहा है. क्योंकि जैसे ही हमने बोलना शुरू किया तो हमारी वाइब्रेशंस जो थी बोलने की वो रबड़ के बैलून के ऊपर जाकर स्ट्राइक करी और रबड़ के बैलून ने जब वाइब्रेट करना शुरू किया तो उसके ऊपर जो ग्रेन्स पड़े थे वो जंप करना शुरू कर गए. तो इसी तरह से सेम हमारे ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम होता है वो भी ऐसे ही काम करता है. द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबड़ शीट. जिस तरह से रबड़ शीट यानी कि रबड़ का बैलून जो हमने स्ट्रेच करके उस जार के ऊपर लगाया था, टिन कैन के ऊपर लगाया था, उसी तरह से हमारा ईयर ड्रम भी एक स्ट्रेच्ड रबड़ शीट की तरह काम करता है. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से जस्ट हमारे ईयर ड्रम जो आउटर पार्ट में, ईयर के आउटर पार्ट में जो साउंड वाइब्रेशन एंटर करती है वो ईयर ड्रम पे जाकर स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू करता है. ईयर ड्रम वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. तो जो हमारा ईयर ड्रम है वो क्या करता है कि अपनी वाइब्रेशन, जो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हो रही थी वो इनर ईयर में जाती है. अब आउटर जो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर. तो आउटर ईयर क्या होता है कि जो कि हमें बाहर से नज़र आ रहा है उसको तो बोलते हैं हम आउटर ईयर. फिर वो क्या पोर्शन होगा हमारा आउटर पार्ट जो कि फनल की शेप में है और जो ऑडिटरी कैनाल है वो आउटर ईयर हो गया. फिर इनर ईयर में क्या होगा हमारा कि ये ईयर ड्रम और उसके बाद 3 बोन्स होती है जो आपको वाइट वाइट सी नज़र आ रही है डायग्राम में ईयर ड्रम के पीछे. उनको क्या बोला जाता है? 3 बोन्स. वो 3 बोन्स के नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. यहाँ पर आपके पास लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन मैंने आपको बता देता हूँ कि वो 3 बोन्स को बोला जाता है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. ओके.
फिर उस हैमर एनविल एंड स्टिरअप के बाद ये जो स्पाइरल शेप में आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर ईयर बोला जाता है उसको। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा ईयर ड्रम है, जब वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो 3 बोन्स हैं वो 3 बोन्स वाइब्रेट करना शुरू करेगी, और वो आगे जो ये स्पाइरल शेप का पार्ट है इसको बोला जाता है कोक्लिया, इस कोक्लिया के अंदर अपने सिग्नल देगी और कोक्लिया उसको आगे ब्रेन तक भेजेगा। तो वही लिखा है हमारे पास, द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ईयर ड्रम की वजह से वाइब्रेशन जो है इनर ईयर में जाएगी। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वहाँ से इनर ईयर से क्या होगा, सिग्नल जो है हमारा ब्रेन तक जाएगा और हमारे को सुनाई देगा। अब हमें एक वार्निंग दी है कि वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स इनटू आवर ईयर्स, भी हमें कभी भी कोई तिखी नुकीली चीज़ें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए कान को साफ़ करने के लिए, जैसे कि पिन वगैरह लगाकर हम अपने कान को साफ़ नहीं करना। तो इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हीरिंग। तो उससे क्या होगा कि उस नुकीली चीज़ों से, पॉइंटेड एंड से या शार्प ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि हमारे ईयर ड्रम को डैमेज पहुंच सकती है। जब ईयर ड्रम डैमेज अगर हो गया तो हमें हीयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मतलब हमें सुनने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कि जब भी कोई साउंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है तो उसका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, कुछ टर्म्स हैं उस वाइब्रेशन से रिलेटेड, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन, कि ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मूव करता है तो उस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, वाइब्रेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा था अभी, कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रहता हुआ लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट या अप एंड डाउन मूव करता है, तो उस तरह के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और उसी मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को ही क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन के अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट जो है अपनी सेंट्रल पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट या फिर अप एंड डाउन मूव करता है, तो उस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो आप अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है ना, तो सिंपल पेंडुलम में क्या करते हैं हम कि एक थ्रेड लेकर उसके नीचे वाले एंड पे एक बॉल बांध देते हैं मेटल की बनी हुई, या कोई स्टोन बांध देते हैं। जब उसको हम एक ऊपर उठाकर छोड़ते हैं तो वो लेफ्ट एंड राइट मूव करना शुरू करता है, स्टोन थ्रेड से बंधा हुआ, तो वो क्या बन जाता है, पेंडुलम बन जाता है। तो उस पेंडुलम की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, और 1 सेकंड में वो कितने राउंड्स पूरे करता है अपनी, तो उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। तो द नंबर ऑफ, और एक ऑसिलेशन क्या होती है कि अगर कोई पेंडुलम अपनी सेंट्रल पोजीशन से लेफ्ट पर गया, फिर वापस सेंट्रल पोजीशन पर आ गया, फिर राइट साइड पर गया, फिर वापस सेंट्रल पोजीशन पर आ गया, मतलब जिस पोजीशन से शुरू हुआ था अपोजिट साइड पर जाकर उसी जगह पर वापस जब आ जाता है कोई पेंडुलम, तो उसके एक मोशन को क्या बोला जाता है, एक साइकिल को क्या बोला जाता है, 1 ऑसिलेशन। और द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, कि अगर कोई पेंडुलम 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट हैं वो हर्ट्स हैं, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्स के अंदर, और हर्ट्स के सिंबल क्या है, HZ, शॉर्ट में हमने लिखना हो तो HZ लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स है तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस पूरी करता है या 20 बार ऑसिलेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप बता सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्स। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। तो कई बार आपने ऐसा फील किया होगा ना कि साउंड कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पा रहे, वो आपसे दूर है या आपसे हिडन है कहीं पर, लेकिन फिर भी आप उस ऑब्जेक्ट के साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, उस
साउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो, पहचान लेते हो। कैसे कि सपोज करो कि अगर आपके रूम में कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई 2-3 ऑब्जेक्ट अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप उस रूम से बाहर खड़े हो तब भी आपको पता चल जाता है ना कि ये साउंड किस ऑब्जेक्ट का है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। तो अगर आपने दो साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको उनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, भी डिफरेंस क्या है उनके अंदर। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, तो क्या आपको पता है या क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक साउंड को दूसरे साउंड से डिफरेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको बिना ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट को देखे बिना ही आप बता देते हो कि ये साउंड किस ऑब्जेक्ट का है। तो वो दो टर्म्स क्या क्या हैं, दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज किसी भी साउंड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैसे आइडेंटिफाई करें, हेल्प करेंगे हमें दो अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई करने में? लेट्स सी। तो हमारा टॉपिक है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है? तो इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। क्या करना है कि एक हमें मेटालिक टम्बलर लेना है जिसको एक टेबल स्पून से स्ट्राइक करना है हमने। तो जैसे ही उसके ऊपर कहाँ पर स्ट्राइक करना है? टम्बलर के ब्रिम पे के ऊपर। ब्रिम मतलब उसका जो ऊपरी पार्ट है, जो ऊपर वाला किनारा है, उसको बोला जाता है ब्रिम। तो उस ब्रिम के ऊपर टेबल स्पून से हमने स्ट्राइक करना है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हमें साउंड सुनाई देगा। तो अब हमने क्या करना है कि उस टम्बलर के ऊपर दोबारा से स्ट्राइक करो स्पून का यूज़ करके, और दोबारा से आपको साउंड सुनाई देगा। तो जब आप टम्बलर को हार्डली स्ट्राइक करोगे, जोर से स्ट्राइक करोगे, विद ए ग्रेटर फोर्स स्ट्राइक करोगे, तो क्या आपको साउंड भी लाउडर सुनाई देगा या जैसे पहले साउंड आ रहा था वैसे ही आएगा? तो यस, इट विल बी लाउडर। तो जितनी ज़्यादा आप जोर से स्ट्राइक करोगे, जितना हार्डली स्ट्राइक करोगे, उतना साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देगा, और जितना सॉफ्टली स्ट्राइक करोगे उतना साउंड आपको कम लाउड सुनाई देगा, लाउडनेस लेवल उसका कम होगा। तो अब आगे क्या करना है आपको कि एक थर्मोकोल की जो बॉल्स आती है, उस थर्मोकोल की बॉल को एक थ्रेड से बांधकर अपने उस मेटालिक टम्बलर के ऊपर जस्ट अटैच करा कर रखना है, जैसे कि इस फिगर नंबर 13.17 में दिखाया गया है। तो अब आपने क्या करना है, अब अगेन आपने टेबल स्पून लेकर इस मेटालिक टम्बलर के ऊपर स्ट्राइक करना है। तो जैसे ही ये गिलास साउंड प्रोड्यूस करना शुरू होगा, तो आप देखोगे कि ये जो थर्मोकोल की बॉल है वो अपनी पोजीशन से हिल रही है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो जब ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी, तो अब आप दोबारा से देखना, जितना आप ज़्यादा हार्डली स्ट्राइक करोगे उतनी ज़्यादा ये स्ट्रोंगली ऑसिलेट करेगी, लेफ्ट एंड राइट मूव करेगी। तो जितना आपने इस मेटल की टम्बलर के साथ जो आपने एक बॉल अटैच करी थी, उस बॉल थर्मोकोल की बॉल जो अटैच करी थी, वो जब वाइब्रेट कर रही है तो उसकी वाइब्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जब लाउडनेस कम है तब उसकी जो वाइब्रेशन है और जो अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो रही है, कितनी दूर तक जा रही है वो बॉल, वो लेवल भी कम होगा। लेकिन जब आप हार्डली स्ट्राइक करोगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होगी, और वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होगी तो जो थर्मोकोल की बॉल है वो अपनी पोजीशन से ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो अब इसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर्ड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। कि वो बॉल अपनी पोजीशन से कितनी दूर तक जा रही है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है ग्लास टम्बलर के द्वारा, मेटल टम्बलर के द्वारा, उसका एम्पलीट्यूड हाई है। तो जितनी ज़्यादा दूर तक वो डिस्प्लेस करेगी थर्मोकोल की बॉल, उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा। तो अब अगर आप स्लोली स्ट्राइक करते हो विद ए लाइट फोर्स, कम फोर्स के साथ आप ग्लास को या मेटल की जो टम्बलर है उसको स्ट्राइक करते हो, तो अब जो वाइब्रेशन होगी वो कम होगी, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा।
अब लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। कि किसी भी वाइब्रेशन की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, उस एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होगी लाउडनेस। अब प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल जैसे आपको बताया, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। क्या होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड को ट्वाइस कर दोगे, मतलब दोगुना कर दोगे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो लाउडनेस है, उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसकी जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। तो ट्वाइस मतलब 2 का स्केयर क्या होगा? 4, तो इसलिए लाउडनेस क्या होगी? 4 टाइम्स होगी। इसी तरह से अगर आप एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स कर देते हो तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स। अगर एम्पलीट्यूड को आप 4 टाइम्स कर देते हो तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स। तो हर टाइम उसका स्केयर करते जाओ आप। तो लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल। तो लाउडनेस को जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो यूनिट क्या होता है? डेसिबल। तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए यूनिट लिखा जाता है डेसिबल। डेसिबल में डी हम स्मॉल में लिखते हैं और बी हम कैपिटल में लिखते हैं। उसके बाद द फ्लोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम वाइब्रेशन वेरियस सोर्सेज। अब हमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल में हमें अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज से जो लाउडनेस का लेवल कितना कितना होता है वो बताया गया। तो जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर हमारी जो लाउडनेस लेवल होता है वो लगभग 10 डेसिबल होता है। सॉफ्ट विस्परिंग मतलब एक दूसरे के कानों में बोलते हैं, जब हम उसको विस्परिंग बोला जाता है। तो एक 5 मीटर की डिस्टेंस से हम सॉफ्ट विस्परिंग को ऑब्जर्व करें तो उसका जो लाउडनेस लेवल होगा 30 डेसिबल होगा। नॉर्मल कन्वर्सेशन जब कोई ह्यूमन बींग्स आपस में करते हैं तो उसका 60 डेसिबल लाउडनेस लेवल होता है। एक बिजी ट्रैफिक है अगर रोड पे तो 70 डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर एक एवरेज फैक्ट्री जो होती है वो 80 डेसिबल तक का साउंड जनरली प्रोड्यूस करती है। और अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल। और 80 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होगा वो नॉइस कहलाता है और वो पेनफुल हो जाता है, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। जो लाउडनेस है किसी भी साउंड का उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का लार्ज होगा तो साउंड का जो लाउडनेस लेवल है वो भी लार्ज होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल साउंड इज फेबल। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड फेबल होगा, मतलब आवाज़ धीमी होगी, आवाज़ कम होगी, लाउडनेस लेवल कम होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर द साउंड्स ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ अडल्ट। कि आपने देखा होगा एक बच्चे की आवाज़ और एक अडल्ट पर्सन की आवाज़ को आपने कंपेयर किया होगा, तो क्या दोनों की आवाज़ में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो यस होता है। इवन ऑफ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे, लेट अस सी हाउ। कि अगर 2 साउंड जिनका लाउडनेस लेवल इक्वल है फिर भी उनकी अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ डिफरेंस नज़र आता है हमें। तो क्या डिफरेंस होता है तो देखते हैं। तो आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ माई टीचर। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया कि एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरी आवाज़ मेरे टीचर से अलग है। क्यों अलग है तो वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचर एक अडल्ट पर्सन है और स्टूडेंट एक चाइल्ड है, तो दोनों की आवाज़ में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस किस वजह से है? फ्रीक्वेंसी की वजह से, पिच की वजह से। अभी फ्रीक्वेंसी और पिच क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी क्या आपने डिस्कस कर लिया ऊपर कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड में कितनी प्रोड्यूस करता है कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो साउंड की पिच या फिर श्रिलनेस को डिटरमाइन करती है, श्रिलनेस को डिनोट करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ ए हायर पिच। कि अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो साउंड है वो हाई पिच वाला है या फिर श्रिल साउंड है। श्रिल मतलब तिखा साउंड है, आवाज़ तिखी आवाज़ आएगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर वी से डैट द साउंड हैज़ ए लोअर पिच। लेकिन अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लो है तो हम क्या बोलेंगे कि साउंड जो है वो
लो पिच का है। एग्जाम्पल, ए ड्रम वाइब्रेट्स विद ए लो फ्रीक्वेंसी, कि अगर हम ड्रम के ऊपर बीट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है हैवी आवाज़ आती है, लो पिच की साउंड होती है। तो ऑन द अदर हैंड विसल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन अगर विसल को हम ब्लो करते हैं तो विसल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए विसल जो है हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब अब हमें क्या समझ आया कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच। तो एग्जांपल हमने दिए कि जो ड्रम है वो लो पिच प्रोड्यूस करता है और जो विसल है वो हाई पिच प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा अ बर्ड मेक्स ए हाई पिच साउंड वेयर एज ए लोयन मेक्स लो पिच रोड, कि जो बर्ड होता है वो बर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड प्रोड्यूस करने की वो हाई पिच होती है, और जो लोयन है वो रोरिंग करता है मतलब दहाड़ता है जब वो, तो उसकी लो पिच साउंड होता है। तो हावर रोड ऑफ द लायन इज़ वेरी लाउड वाइल साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फेबल, लेकिन जो साउंड की रोर है वो लाउड होती है, लेकिन बर्ड की जो साउंड है वो फेबल होता है, मतलब धीमी आवाज़ होती है, लाउडनेस कम होती है उसकी। तो एवरी डे यू हियर द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, कि आप डेली बच्चों की और अडल्ट की आवाज़ सुनते हो, तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस, क्या आप उनको उनकी वॉइस में कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? तो कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ हायर दैन दैट ऑफ एन अडल्ट, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि किसी बच्चे की जो आवाज़ है वो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई है होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट? तो यस, डेफिनेटली होती है कि एक बच्चे की आवाज़ आपको तिखी फील होती है, लेकिन जो अडल्ट की आवाज़ जो है हैवी आवाज़ फील होती है, भारी आवाज़ फील होती है। तो इसका मतलब कि जो चाइल्ड की फ्रिक्वेंसी है वो हाई है और अडल्ट की फ्रिक्वेंसी लो है साउंड प्रोड्यूस करने की। तो यूजली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ ए हाई फ्रिक्वेंसी एंड इज श्रिलर दैन डैट ऑफ द मैन, तो जो वुमेन की जो आवाज़ होती है वो श्रिल आवाज़ होती है, तिखी आवाज़ होती है, क्योंकि उनकी जो वोकल कॉर्ड से जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो इसलिए जो मैन की आवाज़ है हैवी होती है, उसको होर्स साउंड और ग्रेव साउंड बोला जाता है, लेकिन जो फीमेल की जो आवाज़ है वो श्रिल होती है, तिखी आवाज़ होती है। इसी तरह से जो छोटे बच्चों की आवाज़ होती है वो भी श्रिल होती है, क्योंकि वो भी हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं अपनी वोकल कॉर्ड्स के द्वारा। तो ओके, आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।